गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है चोल कालीन में। ठीक है, इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न में शामिल कौन नहीं है दोस्तों? तो त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? सायन नहीं है। सायन भाषा का है दोस्तों। ठीक है, तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। पंप है, पौन है और रन है भी। ठीक है, लेकिन कन्नड़ साहित्य में कौन नहीं है? सायन नहीं है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, और ये राष्ट्रकूट कालीन था। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किस में था? राष्ट्रकूट में था। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल था? तो पंप था, पौन था, पो अधना न पौन र अधना न। ठीक है, इस प्रकार लिखाएगा। पौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल है। तो कौन था? पंप है, पौन है और रन है। ठीक है, रन अजीत पुराण ने लिखा है, पौन शांति पुराण ने लिखा है और पंप ने आदि पुराण लिखा है। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रकूट कालीन साहित्य है के त्रिरत्न है। ये सब राष्ट्रकूट के कारण के समय का है और ये सब साहित्य के तीन रत्न है। अब इसमें पूछा क्वेश्चन नहीं है तो सायन नहीं है। ठीक है, पंप ने किस चीज़ का निर्माण कराया है? ये सब पंप जो है ग्रंथकार है, पौन में ग्रंथकार, रन संकटायन, ये सब क्या है? ग्रंथकार है। पंप ने आदि पुराण की रचना की है। पंप ने किसकी रचना की है? आदि पुराण की रचना की है। ठीक है, पौन ने शांति पुराण की रचना की है। पौन ने किसकी रचना की है? पौन ने किसकी रचना की है? शांति पुराण की। शांति पुराण की रचना किसने की है? पौन ने। शांति पुराण की रचना किसने की है? पौन ने। आदि पुराण की रचना किसने की है? पंप ने। आदि पुराण की रचना किसने की है? पंप ने। रन ने अजीत पुराण की रचना की है। रन ने अजीत पुराण की रचना की है। अजीत पुराण की रचना किसने की है? रन ने। अजीत पुराण की रचना किसने की है? रन ने। पंप ने कौन से ग्रंथ लिखा है? आदि पुराण। पंप ने कौन सा बुक लिखा है? आदि पुराण। पंप ने कौन सा बुक लिखा है? आदि पुराण लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, रन ने कौन सा बुक लिखा है? अजीत पुराण। रन ने कौन सा बुक लिखा है? अजीत पुराण लिखा है। पौन ने क्या लिखा है? शांति पुराण। संकटायन किसने लिखा है? अमोघ वृत्ति ने। संकटायन ये ग्रंथकार है। ठीक है, इसका ग्रंथ का नाम क्या है? अमोघ वृत्ति। देखिए, संकट, इसको शॉर्टकट याद आप कर सकते हैं। संकट आया तो संकट आता है तो पता होता है नहीं ना, यानी अमोघ होते हैं, इसके बारे में नहीं जानते हम। तो संकटायन हुआ तो अमोघ वृत्ति। संकटायन का मतलब अमोघ, मतलब जो लोग नहीं जानता है। ठीक है, इस प्रकार शॉर्टकट याद कर सकते हैं। संकटायन का अमोघ वृत्ति। ठीक है, रन में अजीत ने बाजी मार ली। ठीक है, इस प्रकार। पौन ने शांति पुराण की रचना की है। ठीक है, पंप ने आदि पुराण की रचना की है। ओके, नया है, संकटायन ने किसकी रचना की है? अमोघ वृत्ति की। संकटायन ने किसकी रचना की है? अमोघ वृत्ति की। चलिए दोस्तों, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं कहाँ? तो एलोरा में मिलते हैं। राष्ट्रकूट कालीन का स्थापत्य कला कहाँ कहाँ मिलता है? एलोरा में मिलता है और एलिफेंटा में मिलता है। एलिफेंटा में त्रिमूर्ति है दोस्तों, त्रिमुख वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का। ठीक है, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ से मिलता है? एलोरा में और एलिफेंटा में। तो आंसर सी है, एलोरा और एलिफेंटा।
एलोरा और एलिफेंटा ये राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने हैं। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला नमूने कहाँ मिलते हैं? एलोरा एलिफेंटा। राष्ट्रकूट स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं? एलोरा एलिफेंटा में। एलोरा एलिफेंटा किसका स्थापत्य कला है? राष्ट्रकूटकालीन का। एलोरा एलिफेंटा किसका स्थापत्य कला है? राष्ट्रकूटकालीन का है। एलोरा एलिफेंटा किसका स्थापत्य कला के नमूने हैं? तो राष्ट्रकूटकालीन का है। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा आदि मंदिर मिलते हैं कहाँ? एलोरा में मिलते हैं। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा ये कहाँ मिलते हैं? तो एलोरा में मिलते हैं। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर कहाँ मिलते हैं? एलोरा में मिलते हैं। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा कहाँ मिलते हैं? ठीक है, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा कहाँ मिलते हैं? एलोरा में मिलते हैं। रावण की खाई, दशावतार और कैलाश गुफा कहाँ मिलता है? एलोरा में मिलते हैं। बम्बई से 6 मील दूरी है धारापुरी, ठीक है, या धारा नगरी में स्थित कौन सी गुफा है? तो एलिफेंटा है। एलिफेंटा में त्रिमूर्ति मिला है और बम्बई से 6 मील दूरी है धारा नगरी। धारा नगरी में ही एलिफेंटा गुफा है। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? धारा नगरी में। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? एलिफेंटा गुफा कहाँ है? एलिफेंटा गुफा कहाँ है? धारा नगरी में। धारा नगरी में ही एलिफेंटा गुफा है जो बम्बई से 6 मील दूरी पर है। बम्बई से 6 मील दूरी पर स्थित कौन सा गुफा है? बम्बई से 6 मील दूरी पर स्थित कौन सा गुफा है? एलिफेंटा। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो इसका आंसर सी है। हाँ दोस्तों, किया था। चोलों ने पांड्य और चेर को हराया था। चोलों ने किसको हराया था? पांड्य और चेर को हराया था। चोलों ने पांड्य और चेर को हराया था और उसे हराकर जो दक्कन का जो रीजन है उसे प्रारंभिक मध्य में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था चोलों ने। चोलों ने किसे हराया था? पांड्य और चेर को। चोलों ने किसे हराया था? चोलों ने किसे हराया था? पांड्य और चेर को हराया था। पांड्य चेर को किसने हराया? चोलों ने। पांड्य और चेरों को किसने हराया? चोलों ने। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की थी। कुछ क्षेत्रों को भी जीता था। जो दक्षिण पूर्व एशिया का शैलेंद्र साम्राज्य था। शैलेंद्र साम्राज्य किधर का था? दक्षिण पूर्वी एशिया का। शैलेंद्र साम्राज्य किधर का था? दक्षिण पूर्वी एशिया का, जो म्यांमार के साइड पड़ता है। दक्षिण पूर्व एशिया शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की थी चोलों ने और उसे विजय प्राप्त हुआ। ठीक है, चोलों ने चेर, पांड्य, शैलेंद्र को हराया। चोलों ने शैलेंद्र को हराया, पांड्य को हराया और चेर को भी हराया। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्र को जीता। चोलों ने किसे किसे हराया? पांड्य, चेर और शैलेंद्र को। चोलों ने किसे हराया? पांड्य, चेर और शैलेंद्र को। चोलों ने किसे हराया? चोलों ने किसे हराया? पांड्य, चेर, शैलेंद्र को किसने हराया? चोलों ने। पांड्य, चेर, शैलेंद्र को किसने हराया? पांड्य, शैलेंद्र, चोलों ने हराया। पांड्य, चेर और शैलेंद्र को हराया। ये दक्षिण पूर्वी एशिया का साम्राज्य था, शैलेंद्र साम्राज्य, और उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ दोस्तों? तो हम्पी एवं हॉस्पेट में या बेलूर में। हेलेबीड और बेलूर में मिलता है। होयसल के स्मारक कहाँ मिलते हैं? हेलेबीड और बेलूर में मिलता है। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र था। ठीक है, बिट्टिग ने इस्टेब्लिश किया था। होयसल का स्मारक मेमोरेबल कहाँ मिलता है? हेलेबीड और बेलूर में। हेलेबीड और बेलूर में। होयसल का मेमोरेबल कहाँ मिलता है? हेलेबीड और बेलूर में। होयसल का मेमोरेबल जिसे स्मारक कहते हैं
पाए जाते हैं कहाँ? हेलेबीडा बेलूर में। हेलेबीडा बेलूर में किसके स्मारक मिलते हैं? होयसल के। हेलेबीडा बेलूर में किसके स्मारक मिलते हैं? हेलेबीडा बेलूर में किसके स्मारक मिलते हैं? होयसल स्मारक, ठीक है। चोलों द्वारा किसके द्वारा घनिष्ठ राजनीतिक वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो वेंगी के चालुक्य के साथ। चोलों ने किसके द्वारा घनिष्ठ राजनीतिक व वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो वेंगी के चालुक्य, जो आंध्रा में पड़ता था। वेंगी के चालुक्य के साथ चोलों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कैसे थे? तो चतुर्भुज होते थे। कैसा होते थे? चतुर्भुज होते थे। चोल कालीन में नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वो कैसा होता था? चतुर्भुज होता था। ये नटराज चिदम्बरम में है, ठीक है, नटराज की मंदिर। चोल कालीन में नटराज की कांस्य जो मूर्ति होती थी कैसी प्रकृति की होती थी? तो चतुर्भुज। चोल प्रकृति में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्तियाँ देवाकृति कैसी होती थी? चतुर्भुज। चतुर्भुज होती थी नटराज की कांस्य प्रतिमा। ये चोल काल में पाया जाता था। चतुर्भुज होता था नटराज की कांस्य मूर्तियाँ। ये किसके काल में पाया जाता था? चोलों के काल में। चोल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा देवाकृति प्रायः चतुर्भुज होता था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऐसे तो इसे विजयालय बोलता है, ठीक है। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? विजयालय था। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय है। विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? विजयालय था, ठीक है, विजयालय। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? विजयालय, ठीक है। और इसने नटराज मूर्ति बनवाई। सुगंध वृत्ति, जिसे करों को हटाने वाला कहा जाता है। सुगंध वृत्ति का मतलब टैक्स को हटाना। सुगंध वृत्ति का मतलब टैक्स को हटाना। सुगंध वृत्ति का टैक्स को हटाना की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो कुलोतुंग वन ने, ठीक है, जिसे राजेंद्र तृतीय भी कहा जाता है, ठीक है। कुलोतुंग वन कहा जाता है। कुलोतुंग चोल, जिसने सभी टैक्सों को हटाया था। ये उपाधि किसने धारण की थी? सुगंध वृत्ति की उपाधि किसने धारण की थी? कुलोतुंग वन ने, ठीक है। आइए श्रीलंका को स्वतंत्रता दिया है दोस्तों। सुगंध वृत्ति, जो सभी टैक्सों को हटाने की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? कुलोतुंग चोल ने। सुगंध वृत्ति उपाधि किसने धारण की थी? कुलोतुंग वन, जिसे राजेंद्र तृतीय भी कहते हैं। सुमेलित करना है। पेरियर पुराणम के रचयिता कौन है? सेक्किलर है। पेरियर पुराणम के रचयिता कौन है? सेक्किलर है। वीर सेलियम के रचयिता बुध मित्र है। वीर सोलियम के रचयिता बुध चरित्र है। और कलिंग तुपरनी, ठीक है, कलिंग तुपरनी के रचयिता कौन है? जय गोदान है। इसे आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं। देखिए पेरियर पुराणम को आप सेक्किलार को कैसे आप शॉर्टकट याद कर सकते हैं? देखिए सेक करना, सेक इंग्लिश वर्ड है। सेक मैंने क्या होता है? मिलाना। पेड़ आते हैं, ठीक है, पेड़ करके क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं, तो वही सेक करते हैं ना, सब चीज़ मिला। सेक्किलार मतलब पेड़ आते हैं, ठीक है। सेक्किलार सेक करते हैं यानी पेरते हैं ना तेल को, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। पेरियार पुराणम के रचयिता सेक्किलार है। पेरियर पुराणम के रचयिता सेक्किलार है। सेक्किलार ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पेरियर पुराणम। सेक्किलार ने कौन सा किताब लिखा है? पेरियर पुराणम। सेक्किलार ने कौन सा ग्रंथ लिखा है?
पेरियर पुराणम। सेक्युलर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? सेक्युलर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? वीर सोलियम। देखिए वीर सोलियम से आप बुद्ध को रट सकते हैं। वीर अहिंसा का ज्ञान देने वाला क्या होता है? वीर होता है दोस्तों। तो वीर सोलियम के रचयिता कौन है? बुद्ध मित्र है। वीर सोलियम के रचयिता बुद्ध मित्र है। इन्होंने भी अहिंसा का ज्ञान दिया था, इसलिए इसको वीर कह सकते हैं। ओके, वीर सोलियम के रचयिता बुद्ध मित्र है। वीर सोलियम के रचयिता कौन है? वीर सोलियम के रचयिता कौन है? बुद्ध मित्र। बुद्ध मित्र ने किसकी रचना की है? वीर सोलियम की। बुद्ध चरित्र ने किसकी रचना की है? बुद्ध चरित्र ने किसकी रचना की है? वीर सोलियम की। बुद्ध चरित्र किसकी रचना की है? कलिंग तुपरनी के रचयिता कौन है? जय गोदान। कलिंग तुपरनी के रचयिता कौन है? कलिंग तुपरनी के रचयिता कौन है? जय गोदान। कलिंग तुपरनी के रचयिता कौन है? जय गोदान है। कलिंग तुपरनी के रचयिता कौन है? जय गोदान है। तो इसके रचयिता एक आंसर होगा। ठीक है, वीर सोलियम के रचयिता बुद्ध मित्र। पेरियर पुराण जैसे कि सेक करते हैं ना, तो सेक की सेक्युलर कह सकते हैं। पेरियर पुराण के रचयिता वीर सोलियम बुद्ध मित्र। कलिंग तुपरनी के रचयिता जय गोंदन है। ठीक है, कलिंग तुपरनी के रचयिता जय गोंदन है। कलिंग तुपरनी के रचयिता नेक्स्ट है सुगंध वृत्ति, जिसका मतलब होता है टैक्स को हटाने वाला, की उपाधि किसने धारण की? तो कुलोतुंग वन ने। ठीक है, सुगंध वृत्ति की उपाधि किसने धारण की? तो कुलोतुंग चोल वन ने। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय है। ठीक है, विजयालय। चोल साम्राज्य के जो नटराज मूर्ति होते हैं कांस्य की, ये चतुर्भुज होता है। चोलों ने वैवाहिक संबंध बेंगी के साथ किया था। होयसल की राजधानी होयसल का स्मारक पाया जाता है हेलेबीड और बेलूर में राजधानी द्वार समुद्र था। हेलेबीड द्वार समुद्र पाया जाता है। धारा नगरी कहाँ है? धारा नगरी में एलिफेंटा गुफा पाया जाता है। रावण खाई कहलाता। चोल राज्य की राजधानी तंजौर बनाने वाला कौन था? तो कौन बनाया था चोल को राजधानी? विजयालय। ठीक है, विजयालय था। तंजौर को राजधानी बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय था। ठीक है, विजयालय था। चोल का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो पल्लव का था। चोल किसका सामंत था? तो पल्लव का था। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय था। ठीक है, उस राजधानी तंजौर को बनाया और ये किसका सामंत था? तो पल्लव का सामंत था। विजयालय। ठीक है, विजयालय जो किसका संस्थापक था? पल्लव का था। विजयालय किसका संस्थापक था? पल्लव का था। चोल किसके अधीन काम करता था? पल्लव के। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो चोल राज्य की स्थापना कब की थी? 83 का बी दोस्तों, 846 यानी 1846 ईस्वी में। विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? 846 ईस्वी में। 846 ईस्वी में किया था। विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? 846 ईस्वी में। विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? 846 ईस्वी में।
विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? 846 ईस्वी में। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो परांतक वन था। कौन था? किस चोल शासक ने नटराज का कांस्य की मूर्ति बनवाई थी? तो परांतक वन था। परांतक वन ने कांस्य की नटराज की मूर्ति बनवाई थी। नटराज की कांस्य की मूर्ति किसने बनवाई? परांतक वन ने। नटराज की कांस्य की मूर्ति किसने बनाई? नटराज की कांस्य की मूर्ति किसने बनाई थी? परांतक वन ने। विजयालय ने चोल की स्थापना 846 ईस्वी में किया। ये किसका सामंत था? पल्लव का। ठीक है। और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। और चोल शासक चिदम्बरम में नटराज मंदिर का निर्माण परांतक वन ने करवाया। अभिलेखों एवं ऐतिहासिक पुरातत्वों के साथ प्रारंभ करने वाला परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजराजा वन ने किया। जो हिस्ट्री वगैरह होता था उसको लिख देता था अभिलेखों पर। तो कौन था? राजराजा वन था। ऐतिहासिक पुरातत्व के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजराजा वन ने। अभिलेखों को ऐतिहासिक पुरातत्व के साथ प्रारंभ करने वाला परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजा वन ने। ठीक है। राजा वन ने किया था। किस चोल शासक ने श्रीलंका शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका का अधिकार कर लिया? राजा वन ने। और पूरे श्रीलंका पर राजेंद्र वन ने, लेकिन राजा वन ने उत्तरी श्रीलंका के उत्तर भाग में अटैक ले लिया था। राजा वन ने। किस चोल शासक ने? ये तो चोल शासक था। श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम को। ठीक है। महेंद्र पंचम के समय श्रीलंका पर आक्रमण किया था। चोल शासक राजराजा किसके समय अटैक किया था? महेंद्र पंचम के समय में। राजराजा किसके समय में अटैक किया था? महेंद्र पंचम के समय में। राजराजा किसके समय में श्रीलंका पर अटैक किया था? महेंद्र पंचम के समय में। राजराजा किसके समय में श्रीलंका पर अटैक किया था और उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया? उसकी राजधानी अनुराधापुर को भी नष्ट कर दिया था और उस पर अधिकार कर लिया। तो राजराजा वन था। इसने ही अभिलेखों को ऐतिहासिक पुरातत्व के साथ जोड़ना चालू किया। ओके। राजराजा वन ने श्रीलंका के विजित प्रदेश जो जीता था क्षेत्र श्रीलंका को, यानी उत्तरी क्षेत्र को जीता था राजराजा वन ने। ये चोल शासक था। उसने मुंडी चोल मंडलम के नाम से साम्राज्य का एक प्रांत बनाया और मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो पोलोन्नर रुवा को बनाया था। ठीक है। पोलोत्र रुवा को बनाया गया था। मुंडी चोल मंडलम के नाम से साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। इसकी राजधानी पोलोत्र रुवा था। मुंडी चोल मंडलम की राजधानी कौन थी? पोलोत्र रुवा थी। मुंडी चोल मंडलम की राजधानी क्या थी? पोलोत्र रुवा थी। मुंडी चोल मंडलम की राजधानी कौन थी? मुंडी चोल मंडलम की राजधानी पोलोत्र रुवा। पोलोत्र रुवा किसकी राजधानी थी? मुंडी चोल मंडलम की। पोलोत्र रुवा किसकी राजधानी थी? पोलोत्र रुवा किसकी राजधानी थी? मुंडी चोल मंडलम की। ये श्रीलंका के विजित प्रदेश जीता था राजा वन ने। तब मुंडी चोल मंडलम के नाम से वहाँ पर साम्राज्य बनाया और मुंडी चोल मंडलम की उपाधि भी धारण की। ठीक है। मुंडी चोल की उपाधि भी धारण की थी। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया था? पोलोत्र रुवा को। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना गठन का श्रेय किसे जाता है? तो कौन था? राजराजा वन था।
चोलों की पहली सामुद्रिक विजय। चोल ने पहली बार सामुद्रिक विजय किया था। और नौसेना गठन का श्रेय किसे जाता है? राजराजा वन को जाता है। श्रीलंका की विजय करने एवं नौसेना गठन का श्रेय किसे जाता है? राजराजा वन ने नौसेना का गठन किया था। राजराजा वन ने नौसेना का गठन किया था और श्रीलंका को जीता था। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? द्वीप के समूह से विजय से किया। तो किसने किया था दोस्तों? तो 89 का ए है राजाराम वन। ठीक है, राजराजा वन। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह से किया था? देखिए, राजराजा वन ने किया था। और दयाराम साहनी जो था हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, याद होगा आपको, जो 2500 से 1700 ईसा पूर्व की है। अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप से की थी किसने? राजराजा वन ने। कहाँ से जीता स्टार्ट किया था? मालदीव द्वीप समूह से विजय से की थी किसने? राजराजा वन ने। अपनी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह से किया था किसने? मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था किसने? राजराजा वन। राजराजा वन ने अपना विजयों का समापन किस द्वीप से किया था? मालदीव द्वीप से। यशस्वी विजय का समापन राजराजा वन ने किस द्वीप से किया था? मालदीव के द्वीप से। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व का निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? तो भूमि का सर्वेक्षण करवाया था किसने? राजराजा वन ने। भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण किसने कराया था? राजराजा वन। भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण किसने कराया था? भू सर्वेक्षण किसने करवाया था? भू सर्वेक्षण किसने कराया था? राजराजा वन ने। ये 1000 ईस्वी में करवाया था। भू राजस्व निर्धारण करने के लिए 1000 ईस्वी में राजराजा वन ने सर्वेक्षण कराया। भू सर्वेक्षण कब करवाया था? 1000 ईस्वी में राजराजा वन ने। भू सर्वेक्षण कब करवाया? भू सर्वेक्षण कब करवाया? 1000 ईस्वी में। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर विजय को पूर्ण किया? तो राजेंद्र वन था। दक्षिणी भाग को जीता। ओके। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया? तो किसने बनाया था? राजेंद्र वन था। देखिए, विजयालय ने तंजौर की राजधानी बनाया था, चोल ने। ठीक है। फिर गंगे चोल मंडलम राजधानी किसने बनाया था? तो राजेंद्र वन था। ठीक है। चिदम्बरम के निकट है। किसके निकट है? चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया था। गंगैकोंड चोलपुरम बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। चिदम्बरम के निकट बसाया था राजेंद्र वन ने। ये चिदम्बरम के निकट चिदम्बरम नटराज की कांस्य की मूर्ति है जो चोल शासक के लिए जाना जाता है। ठीक है। राजेंद्र वन ने गंगे चोल मंडलम बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। राजेंद्र वन ने गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसकी राजधानी बनाई किसने? राजेंद्र वन ने। राजेंद्र वन ने किसकी राजधानी बनाई? गंगैकोंड चोलपुरम की। राजेंद्र वन ने किसकी राजधानी बनाई है? राजेंद्र वन ने किसको राजधानी बनाया? गंगैकोंड चोलपुरम की। किसने कलिंग, ओड और बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश का किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था? ये प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था दोस्तों। साथ ही जिसने ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को जीता जा सकता है और दक्षिण से उत्तर को नहीं। ये किसने तोड़ा था? तो राजेंद्र वन ने। कलिंग, ओड और बंगाल के पाल शासक पर आक्रमण किया था। कलिंग, ओड और पाल के
शासक पर आक्रमण किया था? राजेंद्र वन ने। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर पहला ये शासक था जिसने अटैक किया था। दक्षिण से उत्तर की ओर अटैक करने वाला पहला शासक कौन था? राजेंद्र वन। दक्षिण से उत्तर की ओर अटैक करने वाला कौन था पहला? दक्षिण से उत्तर की ओर अटैक करने वाला राजा कौन था पहला? राजेंद्र वन था। कहाँ अटैक किया था? कलिंग ओंड, ठीक है, ओड बंगाल के पाल शासक, कलिंग ओड बंगाल के पाल शासक पर अटैक किया था। तमिल प्रदेश से किया गया पहला आक्रमण था। ये चोल राजा था और ये भ्रम तोड़ा कि मात्र उत्तर से ही अटैक किया जा सकता है दक्षिण में। ओके। और 1000 ईस्वी में चिदम्बरम में देखिए, राजा वन ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व का निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। गंगकोंडचोलपुरम बसाया था, उसकी राजधानी राजेंद्र वन ने करवाया था। गंगकोंडचोलपुरम किसने बसाया था? राजेंद्र वन ने। दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय पूर्ण किया किसने? राजेंद्र वन ने। किस चोल शासक ने अपने यशस्वी विजय का समापन मालदीव द्वीप समूह से किया? तो राजा वन ने। चोलों की पहली सामूहिक श्रीलंका विजय करने वाला, नौसेना का गठन करने वाला राजा वन। पोलत्रुआ मुंडी चोलमंडलम की राजधानी। देखिए, पोलत्रुआ की राजधानी किसने बनाया? मुंडी राजा वन ने। ठीक है, पोलत्रुआ की राजधानी किसने बनाया? राजा वन ने। ये मुंडी चोलमंडलम नाम दिया जो श्रीलंका वो जीता था, उसकी राजधानी पोलत्रुआ बनाया। श्रीलंका पर शासक महेंद्र पंचम के समय श्रीलंका पर आक्रमण किया, उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया, उत्तरी अधिकार कर लिया राजा वन ने। ठीक है, महेंद्र पंचम के समय में वहाँ पर मुंडी चोलमंडलम नाम का एक शहर बसाया, उसकी राजधानी पोलत्रुआ बनाया। और ये किसके समय में अटैक किया था? महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर। और उसकी महेंद्र पंचम की राजधानी अनुराधापुर थी। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप समूह सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयो तुंगवर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम, जिसका मतलब आधुनिक केदाह होता, सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो किसने किया था दोस्तों? तो राजेंद्र वन ने। इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजय तुंग वर्मा को पराजित किया था। विजय तुंग वर्मा को किसने पराजित किया था? राजेंद्र वन ने। विजय तुंग वर्मा को किसने पराजित किया था? राजेंद्र वन ने। विजय तुंग वर्मा को किसने पराजित किया था? राजेंद्र वन ने। राजेंद्र वन ने किसको हराया था? राजेंद्र वन ने किसे हराया था? विजय तुंग वर्मा को, जो इंडोनेशिया का राजा था। ठीक है, एक इंडोनेशिया के एक द्वीप का राजा था। इंडोनेशिया के द्वीप का राजा जो विजय तुंग वर्मा, उसको कौन हराया था? राजेंद्र वन ने। और हरा कर निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम, जिसका मतलब आधुनिक नाम क्या है? केदाह, सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया राजेंद्र वन ने। मालदीव के 12 द्वीपों पर अधिकार करने वाला राजेंद्र वन। मालदीव को 12 द्वीपों पर अधिकार करने वाला, मालदीव के 12 द्वीपों पर अधिकार करने वाला राजेंद्र वन। ठीक है, राजेंद्र वन क्या था? मालदीव की 12 द्वीपों पर अधिकार किया था। विजय तुंग वर्मा को हराया था। मालदीव के 12 द्वीपों पर अधिकार किया, विजय तुंग वर्मा को हराया था। किसने? राजेंद्र वन ने। निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ 12 द्वीपों को मालदीव का ले लिया। किसने? निकोबार। राजेंद्र वन ने। 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का शिष्टमंडल चीन भेजा था। किसने? तो कुलोतुंग चोल ने। किसने भेजा था? कुलोतुंग चोल वन ने। 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल था। कब भेजा था? 1077 ईस्वी में। 92 व्यापारियों का शिष्टमंडल कब भेजा था? 1077 1077 में कितना व्यापारियों का शिष्टमंडल चीन भेजा? 92 व्यापारी को। 1077 ईस्वी में कितना व्यापारियों का शिष्टमंडल चीन भेजा?
92 व्यापारिक शिष्टमंडल कब भेजा था? 1077 ईस्वी में। 1077 ईस्वी में कितने व्यापारिक शिष्टमंडल गया था? 92 व्यापारिक शिष्टमंडल। किसने भेजा था? कुलोत्तुंग वन ने। किसने भेजा था? कुलोत्तुंग वन ने। 1077 ईस्वी में 92 प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल, व्यापारियों का शिष्टमंडल चीन भेजा था। किसने? कुलोत्तुंग चोल वन ने। पेरुंद्रम उच्च श्रेणी का अधिकारी कहलाता था। पेरुंद्रम क्या कहलाता था? उच्च श्रेणी का अधिकारी। ठीक है, पेरुंद्रम उच्च श्रेणी का अधिकारी कहलाता था। पेरुंद्रम क्या कहलाता था? पेरुंद्रम क्या कहलाता था? उच्च श्रेणी का अधिकारी। उच्च श्रेणी के अधिकारी को क्या कहा जाता था? उच्च श्रेणी के अधिकारी को क्या कहा जाता था? पेरुंद्रम। उच्च श्रेणी के अधिकारी को क्या कहा जाता था? पेरुंद्रम। सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी को। सिरुतरम मतलब निम्न श्रेणी के अधिकारी को। सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग को। सिरुतरम किसे कहा जाता था? सिरुतरम किसे कहा जाता था? निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग को क्या कहा जाता था? सिरुतरम। निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग को क्या कहा जाता था? सिरुतरम। ओले नायक। ओले नायक मतलब क्या होता था? मुख्य सचिव। ओले नायक किसे कहा जाता था? मुख्य सचिव को कहा जाता था। मुख्य सचिव को क्या कहा जाता था? ओले नायकम। ओले नायकम। ओले नायकम। मुख्य सचिव को क्या कहा जाता था? मुख्य सचिव को क्या कहा जाता था? मुख्य सचिव को क्या कहा जाता था? ओले नायकम। मुख्य सचिव को क्या कहा जाता है? ओले नायकम। ओले नायकम किसे कहा जाता था? मुख्य सचिव को। ओले नायकम किसे कहा जाता था? ओले नायकम किसे कहा जाता था? विदेयाधिकारी किसे कहा जाता था? डिस्पैच क्लर्क को कहते थे। प्रेषण लिपिक को जो भेजता था। विदेयाधिकारी किसे कहते थे? प्रेषण लिपिक को। विदेयाधिकारी किसे कहते थे? विदेयाधिकारी किसे कहते थे? प्रेषण लिपिक को। प्रेषण लिपिक को क्या कहते थे? विदेयाधिकारी। डिस्पैच क्लर्क को। डिस्पैच क्लर्क को क्या कहते थे? विदेयाधिकारी। डिस्पैच क्लर्क को क्या कहते थे? डिस्पैच क्लर्क को क्या कहते थे? विदेयाधिकारी। ये इंग्लिश में है प्रेषण लिपिक का मतलब। नेक्स्ट है मंडलम का मतलब क्या होता है? प्रांत होता है। मंडलम का मतलब प्रांत होता है। मंडलम का मतलब प्रांत। मंडलम का मतलब प्रांत होता है। ये चोलकालीन प्रशासनीय विभाजन है। ठीक है, जैसे वलनाडु या कोट्टम, नाडु और कोर्रम, इस प्रकार क्या था? प्रशासनीय विभाजन था चोल समय का। मंडलम का मतलब प्रांत होता है। वलनाडु का मतलब कमिश्नरी होता है। वलनाडु का मतलब कमिश्नरी। वलनाडु का मतलब कमिश्नरी। कमिश्नरी का मतलब वलनाडु। ठीक है, कमिश्नरी का मतलब वलनाडु। कमिश्नरी का मतलब वलनाडु। वलनाडु का मतलब कमिश्नरी। नाडु का मतलब जिला। नाडु मतलब जिला। नाडु मतलब जिला। जिला मतलब नाडु या नाडु मतलब जिला। कुर्रम का मतलब ग्राम समूह। कुर्रम मीन्स ग्राम समूह। कुर्रम मीन्स ग्राम समूह। ग्राम समूह क्या कहा जाता था? कुर्रम। ग्राम समूह क्या कहा जाता था? ग्राम समूह क्या कहा जाता था? कुर्रम। उड़ार का मतलब क्या था? उड़ग्राम की सभा। उड़ार मतलब उड़ग्राम की सभा। उड़ग्राम का मतलब होता है सामान्य ग्राम। उड़ग्राम का मतलब सामान्य गांव। उड़ग्राम का मतलब सामान्य ग्राम। उड़गांव का मतलब सामान्य गांव। ठीक है, जिसका मतलब उड़ार का मतलब उड़ग्राम की सभा। उड़ार का मतलब क्या आता है? उड़ग्राम की सभा मतलब सामान्य ग्राम की जो सभा होती है उसे उड़ार कहते हैं। उड़ग्राम की सभा, उड़ग्राम की सभा उड़ार कहलाता था। उड़ग्राम की देखिए सभा या महासभा या
पेरुंगरी पेरुंगरी, ठीक है। इसका मतलब क्या था? चतुर्वेदी मंगलम ग्राम सभा, ठीक है। चतुर्वेदी मंगलम ग्राम की सभा, चतुर्वेदी मंगलम ग्राम की सभा का मतलब होता है ब्राह्मणों को जो दान में दिया गया जो गांव है उसकी सभा, ठीक है। ब्राह्मणों को जो दिया जाता है ज़मीन या गांव के गांव दे दिया जाता था, उसकी सभा को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ब्राह्मणों को जो दान में दिया गया गांव की सभा चतुर्वेदी मंगलम ग्राम कहलाता था। चतुर्वेदी मंगलम ग्राम की सभा क्या कहलाती थी? महासभा या सभा कहलाती थी। चतुर्वेदी मंगलम ग्राम की सभा क्या कहलाती थी? महासभा। चतुर्वेदी मंगलम की ग्राम सभा क्या कहलाती थी? महासभा। नगरम का मतलब नगर के व्यापारियों की सभा, नगरम का मतलब नगर व्यापारियों की सभा, नगरम का मतलब नगर के व्यापारियों की सभा, नगरम का मतलब नगर व्यापारियों की सभा होती थी। नगरम का मतलब नगर व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? नगरम। नगर व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? नगर व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? नगरम। शिल्पियों की सभा को पूग कहा जाता था, पूग, छोटका पूग। शिल्पियों की सभा को क्या कहा जाता था? पूग। शिल्पियों की सभा को क्या कहा जाता था? पूग। शिल्पियों की सभा को क्या कहा जाता था? पूग। पूग का मतलब क्या होता है? शिल्पियों की सभा। पूग का मतलब शिल्पियों की सभा। नगरम का मतलब नगर के व्यापारियों की सभा। सभा या महासभा का मतलब है चतुर्वेदी मंगलम की सभा, यानी ब्राह्मणों को जो दान में दिया गया गांव उसकी सभा होती थी। उरार का मतलब सामान्य गांव की सभा। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? तो महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था दोस्तों? वरीयम कहलाता था। महासभा की कार्यकारी एग्जीक्यूटिव कमेटी को क्या कहा जाता था? वरीयम। महासभा के एग्जीक्यूटिव कमेटी को क्या कहा जाता था? महासभा की एग्जीक्यूटिव कमेटी को क्या कहा जाता था? वरीयम। महासभा की एग्जीक्यूटिव कमेटी को क्या कहा जाता था? वरीयम। वरीयम का मतलब वरीयम जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी किसकी? महासभा की। वरीयम जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी किसकी? महासभा की। वरीयम जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी किसकी? महासभा की। वरीयम एग्जीक्यूटिव कमेटी किसकी? महासभा की। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो कहाँ से मिलती है दोस्तों? उत्तर मेरूर में, ठीक है। उत्तर मेरूर में कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर में। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर में। अभिलेखों से महासभा की कार्यप्रणाली, ठीक है। महासभा की जो कार्यप्रणाली है विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलती है? उत्तर मेरूर से। उत्तर मेरूर में किसकी कार्यप्रणाली के विषय में वर्णन है? तो महासभा का। वहाँ पर पता चलता है कि महासभा का काम कैसे होता था। ये कहाँ पर है? उत्तर मेरूर में। चोल काल में कदीमे का अर्थ क्या होता है? देखिए, कदीमे का मतलब होता है चोल काल में भू राजस्व। क्या होता है? भू राजस्व। कदीमे का अर्थ होता है भू राजस्व। ये कदीमे का प्रयोग चोल राज्य में अपनाया जाता था। कदीमे का अर्थ क्या होता है? भू राजस्व। कदीमे का अर्थ क्या होता है? कदीमे का अर्थ क्या होता है? कदीमे का मतलब क्या होता है? भू राजस्व। चोल काल में भू राजस्व को क्या कहा जाता था? कदीमे। चोल काल में भू राजस्व को क्या कहा जाता था? कदीमे। चोल काल में कदीमे का अर्थ क्या होता था? भू राजस्व या लगान, ठीक है।
चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो राजेंद्र वन के समय में। हालांकि नौसेना का गठन राजा वन ने किया था, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक विकास नौसेना किसने किया? तो राजेंद्र वन ने किया था। कडिमे का अर्थ होता है भू राजा। थैंक यू दोस्तों।